कुछ और भी अगर आपको लग रहा है तो ये के हमारा जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है उसका जो एनडी आता है, एनडी आपको पता होगा, स्कोप कह लो, स्कोप के अंदर आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, तो स्कोप के अंदर मिल जाएगा आपको, नहीं तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो 6 सेमेस्टर की जो बुक है उस पे भी आपको बिजनेस इन्वायरमेंट की बुक के अंदर ये आई थिंक लास्ट टॉपिक है, वहाँ पे आपको स्टडी करने को मिल जाएगा। क्योंकि मैंने पहले काफ़ी जीजीयू की बुक देखी तो जीजीयू की बुक में नहीं था ऐसा, जीजीयू की सिलेबस में आई थिंक ये चैप्टर नहीं है, बट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बुक में सिलेबस देखने को मिला। तो देख लेते हैं क्या है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की 6 सेमेस्टर की बुक में है ये। ठीक है, स्कोप देखना हो, स्कोप देखना हो तो स्कोप पे भी मिल जाएगा, और हमारी जो वीके पब्लिकेशन की बुक आती है, वीके पब्लिकेशन की बुक में भी ये चैप्टर आपको मिल जाएगा। बट मैंने यहाँ पे भी जो लिया है ना, स्कोप में से लिया है, क्योंकि स्कोप में जो थोड़ा सा टॉपिक रहता है थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। तो देख लेते हैं क्या है। कहता है कि हर कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है, ये बात हमको सबको पता है। जैसे इंडिया की करेंसी क्या है, इंडिया की करेंसी क्या है, रुपया, है ना, इंडिया की करेंसी क्या है, रुपया है। तो वैसे ही जो संयुक्त यूएस मतलब अमेरिका की करेंसी क्या है, यूएस डॉलर है। यूरोप की क्या है, यूरोप की करेंसी है यूरो। कहता है कि आप इंटरनेशनल ट्रेड तब तक नहीं कर सकते जबकि आपके पास, बिजनेसमैन के पास, दूसरे देश की करेंसी ना हो। सिंपल सी बात है, हम इंडिया में रहते हैं और मान लो अपने को यूरोप से कुछ परचेज करना है तो अपने को यूरोप की करेंसी चाहिए, वो क्या है, यूरो। और अमेरिका से कुछ परचेज करना है, अमेरिका से डीलिंग करनी है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, डॉलर अपने हाथ में होना चाहिए। कहता है कि आप इंटरनेशनल ट्रेड तब तक नहीं कर सकते जबकि एक बिजनेसमैन के पास दूसरे देश की करेंसी ना हो। तो करेंसी की जरूरत को पूरा करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो हमारी कंट्री की जो करेंसी होती है ना, उसको फॉरेन की करेंसी में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। मतलब अपने पास तो क्या है, इंडियन का रुपया है, और फॉरेन से अगर अपने को डॉलर में बिजनेस करना है, डॉलर में चाहिए तो क्या अपने को रुपए में, फॉरेन की करेंसी बोले तो डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, तभी तो आप डॉलर में बिजनेस कर पाओगे। तो यह है जब आप चेंज करवाते हो ना, यह है जो परिवर्तन है, ये कैसे होगा, ये पॉसिबल होगा विदेशी विनिमय बाजार की हेल्प से। बोले तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर आप क्या करते हो, एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में चेंज करा सकते हो। सिंपल सी बात, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट करेंसी की ट्रेडिंग करने के लिए एक ओवर द काउंटर बाजार है, ओवर द काउंटर बाजार है। यह है बाजार करंट या निश्चित कीमत पर मुद्रा का सेल या परचेज या कह लो कि लेन देन करता है। मतलब अगर आपने को क्या कोई करेंसी कन्वर्ट करानी है ना, तो उस वक्त पे आपको देखना पड़ेगा कि उस वक्त उस करेंसी को कन्वर्ट कराने का रेट क्या चल रहा है, या उस एक उसके अंदर उन्होंने या तो कोई फिक्स रेट किया हुआ होगा या वहां पे कोई करंट रेट होगा, उस करंट रेट के अकॉर्डिंग ही आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो डॉलर का रेट चल रहा है 74 रुपीज, हम ऐसा मान के चलते हैं। तो आपको मान लो रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करना है तो आपको 74 रुपए तो देने होंगे, तभी आपको एक डॉलर मिलने वाला है। तो वो करंट टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, या वो पहले से फिक्स करके रख देगा भाई हम डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए इतने रुपए तो लेने वाले हैं। तो इस सब एक काम को पूरे करने के लिए हमारे पास क्या है, ओवर द काउंटर मार्केट है, जहां पर करेंसी का सेल परचेज या ट्रांजैक्शन होती है। तो कहने का क्या मतलब है कि एक ऐसी मार्केट है जहां पर बायर और सेलर क्या करते हैं, फॉरेन की करेंसी का सेल या परचेज करते हैं। मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है एक ऐसी मार्केट है जहां पर खरीदने वाले और बेचने वाले क्या करते हैं, फॉरेन की करेंसी का सेल या परचेज करते हैं। अब इस मार्केट को हम एफएक्स मार्केट भी बोलते हैं। कौन सी, एफएक्स मार्केट या फॉरेक्स मार्केट। तो ये आपका ऐसा लगा लो कि एक आपका क्वेश्चन भी हो गया। फिर हमारा एक क्वेश्चन और हो गया, कौन सी मार्केट में सेल परचेज होता है, वो कौन सा ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल रहता है, उसको कहते हैं ऑन ओवर द काउंटर मार्केट। तो ओवर द काउंटर मार्केट के ऊपर आपके सेल परचेज फॉरेन करेंसी के होते रहते हैं। तो ये सिंपल सा हमारा इंट्रोडक्शन था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को लेकर। अब बात कर रहा है कि कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का क्या मीनिंग है। हर वीडियो के अंदर मैंने आपको एक बात बार बार बोली है कि जब भी हम कोई टॉपिक स्टडी करते हैं ना, उस टॉपिक का अगर हम इंट्रोडक्शन पार्ट, मीनिंग का पार्ट एक बार अच्छे से स्टडी कर लेते हैं ना,
तो अपने को चैप्टर को स्टडी करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन के पार्ट में या मीनिंग के पार्ट में उन्होंने ना पूरे चैप्टर को निचोड़ रखा होता है। तो आप कभी भी इंट्रोडक्शन का पार्ट या मीनिंग का पार्ट मिस मत किया करो, पहला इंपॉर्टेंट काम होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम मैं अपने स्टूडेंट्स को जो मैं कहता हूं ना, वो पता क्या कहता हूं कि मान लो किसी भी चैप्टर के अंदर आप 20 पेज पढ़ रहे हो, 20 या 25 पेज आपको पता है कि उस बुक के अंदर है, उस चैप्टर के अंदर 20 या 25 पेज है, तो पहला काम तो क्या करो, उस चैप्टर का मीनिंग या इंट्रोडक्शन स्टडी कर लो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि पूरा चैप्टर कवर करने से पहले ना 5-7 मिनट में उस पूरे के पूरे चैप्टर को एक बार रिव्यू कर लो कि उस चैप्टर में टॉपिक क्या क्या हम स्टडी करने वाले हैं। क्योंकि जब हम पूरे चैप्टर को एक बार देख लेते हैं ना ध्यान से, तो पूरे चैप्टर के साथ ना हमको एक अपनापन सा फील होता है, लगाव सा हो जाता है, फिर वो चैप्टर को स्टडी करना हमारा बहुत इजी होता है। क्योंकि अगर ना हमारा किसी चीज के साथ लगाव नहीं होता ना थोड़ा सा भी, तो हम वहां पर ना इंटरेस्ट लेकर कोई भी काम करते नहीं है। तो अगर आपको स्टडी भी करनी होती है ना, तो पहले उस स्टडी के साथ, बुक के साथ एक लगाव पैदा करो। वो लगाव कैसे होगा? पहला काम, उस चैप्टर का मीनिंग और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट स्टडी करो। दूसरा काम क्या है, 5-7 मिनट के अंदर ना उस पूरे चैप्टर को एक बार रिव्यू कर लो, देख लो टॉपिक कहां से कहां घूम रहे हैं, तो फिर आपको ना पढ़ने का मजा ही अलग आता है। तो इसलिए इंट्रोडक्शन वाला पार्ट या मीनिंग वाले पार्ट को हम बहुत ध्यान से स्टडी करते हैं, क्योंकि आगे के जो टॉपिक होते हैं ना, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फंक्शन क्या है, लिमिटेशन क्या है, वो सारी बातें वहीं से निकल कर आ रही होती हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन स्टडी करने के बाद देख लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का क्या मीनिंग है। कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज कि हमें क्या करते हैं, करेंसी की ट्रेडिंग करने के लिए एक ओवर द काउंटर एक मार्केट है। यह मार्केट क्या करता है, करंट या फिक्स्ड रेट पर करेंसी का सेल परचेज या लेन देन करता है। दूसरे शब्दों में क्या कह रहा है, कहता है कि ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर बायर और सेलर फॉरेन करेंसी का सेल या परचेज करते हैं। मतलब ये एक ऐसी मार्केट है जहां पर बायर और सेलर फॉरेन करेंसी का सेल या परचेज करते हैं। फिर वही बात फिर से बोल रहा है, इसको एफएक्स मार्केट या फॉरेक्स मार्केट भी कहते हैं। डेफिनेशन क्या दी हुई है, कहता है कि ये फॉरेन करेंसी की जो मार्केट है, एक ऐसी मार्केट है जहां पर नेशनल करेंसी को एक दूसरे के बदले में खरीदा या बेचा जाता है। ठीक है ना, तो ये वाली छोटी छोटी बातें फिर से रिपीट हो रही है। अब कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की क्या खास बात है, बोले तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली बात, ट्रांसपेरेंसी। कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ना बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी होती है। अब ऑनलाइन मार्केट होने के कारण हर लेन देन सामने वाले बंदे के सामने होता है। मतलब सामने वाले बंदे के सामने हम उसको रेट दिखा देते हैं कि भाई देख ले, ये रेट चल रहा है, ये मेरा कमीशन है, मैं तेरे से इतने फालतू के पैसे उधर लेने वाला हूं, तो तेरे को ट्रांजैक्शन करनी है तो देख ले, ये रेट हमारा फिक्स है। इसलिए ना पूरी पारदर्शिता रहती है, सामने वाले को धोखा होने की संभावना भी नहीं रहती। तो इसलिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहती है। जो भी ट्रांजैक्शन होने वाली है ना, वो सामने वाले बंदे के सामने होने वाली है। सामने वाला बंदा आपको ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे साथ धोखा हुआ है, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन होगी ना, सामने वाला कमीशन भी लेने आपसे लेने वाला है, ये सामने वाले ने जो भी फालतू पैसे लेने वो आपसे लेने वाला है। इसलिए पूरी की पूरी पारदर्शिता रहती है, धोखाधड़ी के तो चांस है ही नहीं। दूसरी बात, ज्योग्राफिकल लोकेशन। कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हर कंट्री में पाए जाते हैं, इसलिए ये ज्योग्राफिकल फॉर्म में संसार के हर जगह पर पाए जाते हैं। इनका कोई केंद्रीकृत या सेंट्रलाइज्ड मार्केट नहीं होती। अब कहने का मतलब है कि ये जो मार्केट है ना, आपको हर कंट्री में अलग अलग मिलेगी, और ऐसा नहीं है कि भाई अमेरिका में आपको ये मार्केट मिलेगी। ये मार्केट इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, चाइना में भी है, जापान में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। इस तरह की मार्केट हर जगह पे है। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक ही मार्केट हो। ठीक है, आगे देखो, इसमें जो लेन देन होते हैं ना, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। और ये वाला जो मार्केट है ना, अन्य मार्केट की तुलना में अधिक तरल होता है, अधिक लिक्विड होता है। क्यों होता है पता है? इस मार्केट में जाओ, आप कभी भी अपनी करेंसी को कन्वर्ट करा लेते हो, बट नॉर्मल मार्केट में तो ऐसा नहीं होता। नॉर्मल मार्केट के अंदर आप जाओ, आपको कपड़ा खरीदना है नहीं खरीदना आपकी मर्जी है। कपड़ा कभी कभी आपको मिलेगा, कभी नहीं भी मिलेगा। जो आपकी मनचाही चीज है वो आपको मिलेगी, कभी कभी नहीं भी मिलेगी, तो जरूरी नहीं है। नॉर्मल मार्केट के अंदर तो आप जूते खरीदने के लिए गए, जो जूता आपको चाहिए कि आप ना भी मिले मार्केट के अंदर, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप कभी भी जाओ, आपको लगभग 99% केस के अंदर आपको सक्सेस मिलने वाली है, तो चेंज हो जाएगी आपकी करेंसी। मतलब
फिर लो ट्रेडिंग कॉस्ट, यहां पर जो ट्रेडिंग की कॉस्ट होती है, जो लेन देन की जो लागत होती है वो बहुत कम होती है। तो कभी कभी तो ये जो कॉस्ट होती है ना, सेल या परचेज मूल्य के मध्य के बराबर होती है। मतलब बोली हम जो लगती है, ऐसा लगा लो कि मैं इतना देने के लिए तैयार हूं, कितना मिलेगा, तो उसके डिफरेंस के बराबर होती है। तो ट्रेडिंग की जो कॉस्ट होती है, कमीशन वगैरह लेना है, सामने वाले ने जो ऊपर के खर्चे लेने हैं, वो बहुत कम होते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आप कभी भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आगे हमारी बात है, ये वाली जो मार्केट है ना, ये 24 आवर्स अवेलेबल रहती है। यहाँ गलती से इन्होंने 25 लिखा हुआ है, यहाँ 24 आएगा, ठीक है। 24 आवर्स ओपन, यह पूरे वर्ल्ड में करेंसी से रिलेटेड सारे लेन देन का काम करता है। इसलिए मार्केट जो है ना, मंडे से लेकर फ्राइडे तक 24 आवर्स काम करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो वीकेंड्स डे होते हैं ना, मान लो सैटरडे संडे है या कोई पब्लिक हॉलीडे है, उस दिन तो बंद रहती है। अदरवाइज नॉर्मल डेज में मंडे टू फ्राइडे 24 आवर्स ओपन रहती है, आप कभी भी ट्रांजैक्शन कर लो। अगली बात, हाईली लिवरेज्ड। तो विदेशी विनिमय बाजार, बोले तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अधिक पारदर्शी होती है, क्योंकि ये टेक्निकल रूप से उधार धन पर व्यापार करने की सुविधा प्राप्त करते हैं। मतलब अगर आपको पैसा आपके पास नहीं है, अगर आपको फॉरेन की करेंसी लेनी है, तब भी आपको मिल जाता है, उधार पे मिल जाता है, ठीक है। और आप अपने धन पर अधिक मूल्य भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न राशि आपकी धन की 1000 गुना भी हो सकती है। मतलब आप कभी कभी अगर आप उधार पैसा भी लेना चाहो, आपकी मार्केट अच्छी है, गुडविल अच्छी है, तो ये पैसे आपको दे भी देते हैं, और उस अकॉर्डिंग आप परचेज सेल करनी है कहीं पर जाकर को कर सकते हो। फिर डायनेमिक इन नेचर, इसमें क्या है कि अब ऐसा तो नहीं है ना कि करेंसी का रेट हमेशा बराबर रहता हो। जैसे डॉलर का रेट आपको पता ना कि बढ़ता चढ़ता रहता है, तो इसलिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर क्या होता है, जो फॉरेन की करेंसी की जो वैल्यूज होती है ना, वो ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। फिर पार्टिसिपेंट्स, इसमें पर्सनल इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज भी हो सकती हैं, एक्सपोर्टर इंपोर्टर सट्टेबाज सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट्स कौन भी हो सकता है। हालांकि ये पता है कि आपको फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए स्पेशल मार्केट होती है, अदरवाइज कुछ सट्टेबाज भी होते हैं, अब उनसे लेन देन कर लो, कुछ और लोग होते हैं उनसे लेन देन कर लो, तो ऐसा भी चलता रहता है। इसके अंदर काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। फिर अब बात आती है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है। फैक्टर इफेक्टिव एक्सचेंज रेट या रीजंस, ठीक है। तो पहला है इंटरेस्ट की रेट। कहता है कि अगर इंटरेस्ट की रेट में चेंज होता है, तो मार्केट के जो करेंसी की वैल्यू है ना, या डॉलर की जो फॉरेन एक्सचेंज की रेट है, उसको इफेक्ट करता है। इसलिए फॉरेन एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ये सारे रिलेटेड होते हैं। तो एक कंट्री की करेंसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण वृद्धि हो जाता है, और उच्च ब्याज बस ऋणदाता को अधिक दर प्रदान करती है। तो अगर मतलब इंटरेस्ट की रेट ऊपर नीचे हो रही है, तो अपने को करेंसी की वैल्यू में भी चेंज आता रहेगा, तो वहां पे आपको प्लस माइनस होने के चांसेस रहते हैं। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला, फॉरेन एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन, ये तीनों टॉपिक एक साथ कनेक्टेड रहते हैं, और जिसकी वजह से हमारी वैल्यूज ऊपर नीचे होती रहती हैं। अगली जो बात है वो है सट्टेबाजी। यदि एक कंट्री की करेंसी में इंक्रीज होता है, अगर एक कंट्री की करेंसी में इंक्रीज होता है, तो इन्वेस्टर क्या करेंगे, उस कंट्री की करेंसी की डिमांड ज्यादा करते हैं, ताकि निकट भविष्य में अधिक लाभ अर्जित कर सके। तो मांग बढ़ने से, डिमांड के बढ़ने से मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है, और मुद्रा का मूल्य बढ़ने के कारण विनिमय दर में वृद्धि होती है। तो दूसरी बात, सट्टेबाजी का इन्होंने कारण बताया, सट्टेबाजी की वजह से भी हमारा चेंजेस होते हैं। फिर है इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट की वजह से भी कहीं ना कहीं हमारा करेंसी की वैल्यूज में चेंजेस होते रहते हैं। फिर है ट्रेड टर्म्स। कुछ ट्रेड टर्म्स ऐसे होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, सुधार कर देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यूज में वृद्धि हो सकती है, या आप उसको कम करना चाहे तो कम भी कर सकते हैं। फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस, इसमें क्या है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस के अंदर जो हमारा है, जो कॉस्ट का जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर अगर हम चेंजेस कर दें, या नए प्रोडक्ट की खोज करें जो दूसरे प्रोडक्ट से क्या होता है, कंपैरिजन फॉर्म में हमारे प्रॉफिट को इफेक्ट करते हैं, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे फॉरेन करेंसी के जो हम रेट्स हैं उसको हम इफेक्ट कर सकते हैं।
मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो हमारा स्ट्रक्चर है कॉस्ट का, कॉस्ट को हम ऊपर नीचे कर दें तब भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज के जो रेट्स हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अब ये तो सिंपल सी बात है, कभी कभी पॉलिटिक्स चेंज होती रहती है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट तो आपको पता ही है। जैसे गवर्नमेंट गिर गई, किसी कंट्री की सरकार गिर गई तो वहां पे रुपए का वैल्यू कम हो जाएगा या वहां पर महंगाई बढ़ जाएगी, ऐसा हो गया। श्रीलंका में भी लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि सरकार एकदम से पलट गई थी, गिर गई थी, तो वहां पे क्या हुआ था, चीजें बहुत महंगी हो गई थी। तो गवर्नमेंट की स्थिरता, स्टेबिलिटी की वजह से भी बहुत इफेक्ट आता है। फिर कंट्री के जो हमारे करंट अकाउंट होते हैं, आपको पता है कंट्री के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट होते हैं जिसमें नफा नुकसान, राजकीय राजकोषीय घाटा फायदा ये सब कुछ दिखता है। तो कहता है कि अगर किसी कंट्री के करंट अकाउंट भी घाटे को दर्शाते हैं तो जो हमारे फॉरेन के जो इन्वेस्टर हैं वो उस कंट्री की करेंसी पे इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। सोच के देखो, अगर किसी फर्म के अंदर ही घाटा हो रहा हो, किसी कंपनी में किसी फर्म में घाटा हो रहा हो तो आप वहां इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं? नहीं करते हैं। सेम ऐसा ही यहाँ पर, अगर किसी कंट्री के अंदर घाटा चल रहा है, पहले से राजकोषीय घाटा चल रहा है, तो वहां के जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उस कंट्री की करेंसी को परचेज करना, वहां पे इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये सारे वो फैक्टर हैं जो फॉरेन एक्सचेंज को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। फिर अब बात आती है कि फॉरेन एक्सचेंज की जो मार्केट है उसके अंदर कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कौन कौन से भागीदार हैं। पहला है हमारे पास सेंट्रल या कॉमर्शियल बैंक। संदीप, ये टॉपिक तो था हमारा जो आज वीडियो में हमने स्टडी करना था, वो तो था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, बट हमारा एक बिजनेस इन्वायरमेंट का टॉपिक रह गया था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, तो हम वो पहले स्टडी कर रहे हैं, फिर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टॉपिक की ओर चलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं। हमारे यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है सेंट्रल बैंक या कॉमर्शियल बैंक। कहता है कि जो सेंट्रल बैंक है ना, किसी भी कंट्री की करेंसी को इशू करने का काम करता है, फिर उसके बाद सप्लाई का मैनेजमेंट करना, कंट्रोल करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और जबकि कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, कॉमर्शियल बैंक फॉरेन करेंसी के लेन देनों के लिए माध्यम बनते हैं। तो ये अंतरराष्ट्रीय मार्केट, अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग और ग्राहकों के लेन देन में सहायता प्रदान करते हैं। अब हमारे देश का जैसे आरबीआई है, आरबीआई क्या करता है, करेंसी प्रिंट करता है, करेंसी इशू करता है, करेंसी को कंट्रोल करता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सबको भी मैनेज करता रहता है कहीं ना कहीं। तो इनकी वजह से क्या करता है, ये कहीं ना कहीं करेंसी की सप्लाई को मैनेज करना, कंट्रोल करने का काम करता है। कौन सा बैंक? किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक। और किसी भी कंट्री का जो हमारा जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, जैसे एनपीएनबी है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, इन सभी को हम बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक। तो आरबीआई क्या है, आरबीआई हमारा सारे बैंकों का बाप कह सकते हैं, फादर ऑफ ऑल बैंक्स। आरबीआई को छोड़कर जितने भी बैंक हैं ना, उन बैंकों को हम अगर इंडिया की नजरों से देखें तो सारे बैंक हमारे कौन से हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं। एसबीआई है, चाहे वो पीएनबी है, चाहे एचडीएफसी है, चाहे एक्सिस है, कोई भी है, इन सारे बैंकों को हम क्या कह सकते हैं, कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, ये फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शन के माध्यम होते हैं और इंटरनेशनल बाजार में इंटरनेशनल ट्रेडिंग करने में और कस्टमर के लेन देन में हेल्प प्रदान करते हैं। आगे है हमारा ब्रोकरेज, ब्रोकर्स। तो हमारा जो सेकंड पार्टिसिपेंट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वो है दलाल। तो दलाल क्या करते हैं, जो ब्रोकर होते हैं क्या करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह काम करते हैं। ये डीलिंग करने का काम करते हैं, डीलर का रोल प्ले करते हैं, या इन्वेस्टर्स के मध्य जो इंटरमीडिएटर की रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, ऑनलाइन मेथड से इंटरनेशनल बैंक द्वारा प्रस्तावित की गई विनिमय दरों पर निगरानी रखते हैं। मतलब क्या करते हैं, ये ऑनलाइन काम करते रहते हैं ब्रोकर, और ऑनलाइन मेथड से ही ये चेक करते रहते हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल के बैंक हैं उनके अकॉर्डिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या चल रही है। और ऐसे कस्टमर्स को और बैंकों को भी सर्च करते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये
बैंकों को और कस्टमर की पहचान को गोपनीय बना के रखते हैं। मतलब इनके पास जो इंफॉर्मेशन होती है ना बैंक्स को लेकर या कस्टमर को लेकर, उनकी बातों को, उनके साथ की गई डीलिंग को, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ये सीक्रेट बना के रखते हैं। तो दलाल क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, ऐसे ऐसे बैंक्स को और लोगों को, इन्वेस्टर्स को सर्च करते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर काम करना चाहते हैं या फॉरेन एक्सचेंज लेना चाहते हैं। इसके लिए दलाल क्या करते हैं? फॉरेन की जितने भी बैंक होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी बैंक होते हैं, उनके ऊपर नजर बना के रखते हैं। कैसे? ऑनलाइन माध्यम से, कह लीजिए इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, इन सब के थ्रू। तो दलाल, क्योंकि ये दलाल भी क्या करते होंगे? फॉरेन एक्सचेंज कराने का काम करते होंगे। फिर है हमारे सट्टेबाज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पेकुलेटर्स। तो सट्टे बाजार क्या करते हैं? सट्टेबाज क्या करते हैं? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के मध्य भागीदारी होते हैं इनकी। स्पेकुलेटर क्या होते हैं? स्पेकुलेटर तो आपको पता होगा ना, सिंपल से। सट्टेबाज कौन होते हैं? भविष्यवाणी करते हैं। जैसे मैच होते हैं तो मैच के टाइम पर क्या सट्टा लगता है, भविष्यवाणियां होती हैं, ये टीम जीतेगी, और उसके अकॉर्डिंग ही लोग क्या करते हैं? काम करना स्टार्ट कर देते हैं। पूछते हैं ना लोग मार्केट में क्या रेट चल रहा है, या मार्केट में किसके ऊपर सट्टा ज्यादा चल रहा है, कौन सी टीम जीतने वाली है। तो वैसे ही ये लोग क्या करते हैं? सारा काम, कहानियां स्टार्ट इन्हीं से होती है। ये होते हैं स्पेकुलेटर। ये क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं, और इनके एस्टिमेशन के बेस पर ही लाभ कमाने की कोशिश भी करते हैं। मतलब जो इन्होंने प्रेडिक्शन की है ना, तो इन्हीं प्रेडिक्शन के बेस पर ये लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा जो एस्टिमेशन लगा के चले ना, इस एस्टिमेशन के बेस पर ये क्या करते हैं? शर्तें लगाते हैं लोगों से। और फॉरेन एक्सचेंज के जो रेट्स हैं उसमें डेली रूटीन के अंदर जो उतार चढ़ाव आते हैं ना, उसमें जोखिम उठाते हैं, और वर्ल्ड लेवल पर, अपने लेवल पर क्या करते हैं? वृद्धि कर सके। मतलब ऐसा लगा लो कि कम रेट पे परचेज किया, ज्यादा रेट पे सेल कर दिया, फिर हमने अफवाहें फैला दी ये टीम जीतेगी या ये रेट बढ़ने वाला है। ऐसे कर करके क्या करते हैं? लोग काबू में आते हैं और वहां पर ही अपना गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहां पे ये कहीं ना कहीं बीच में ही प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो ये है सट्टेबाज। फिर मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी फ्यूचर की डेट पर क्या करती है? फॉरेन करेंसी पे फिक्स रेट के अंदर क्या करते हैं? करेंसी को या अमाउंट को रिसीव करते हैं या पेमेंट करने के लिए एंट्री करते हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कंपनियां हमेशा क्या करती हैं? विदेशी करेंसी के अंदर, फॉरेन करेंसी के जोखिम को भी सहन करती हैं। मतलब पहले से ये लोग डिसाइड कर लेते हैं आने वाले टाइम के अंदर हम इतना रेट पर डीलिंग कर लेंगे, इतना रेट में हमारा काम हो जाएगा। और हो सकता है वो हो भी और ना भी हो, क्योंकि रेट तो कभी कभी करेंसी के ऊपर नीचे हो भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग, इंटरनेशनल जो कंपनीज होती हैं, ये रिस्क भी सहन करती हैं। क्योंकि डीलिंग तो हुई मान लो 80 रुपए के हिसाब से, और पता चला कि रेट गिर गया, रेट आ गया 75 पे या 70 के ऊपर, तो क्या होगा? हमारा नुकसान भी हो जाएगा। तो ये लोग रिस्क भी फेस करते हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग सरोज। क्लास का टाइम वैसे 10:30 का है, बट आज शेड्यूल करना भूल गए थे, इसलिए क्लास हमारी स्टार्ट हुई थी लगभग 10:35 पे। अदरवाइज क्लास शेड्यूल हो जाती है और सबको टाइम शो हो जाता है कि क्लास 10:30 की है, और 10:30 बजे हम स्टार्ट भी कर देते हैं। तो आज 10:35 पे क्लास स्टार्ट हुई है, क्योंकि हमारे हेड ऑफिस के जो डायरेक्टर हैं वो किसी रीज़न से क्लास शेड्यूल करना भूल गए थे। ठीक है सरोज, गॉट इट। संदीप, तुमको पता चल गया ना कौन सी क्लास है? अभी टॉपिक हम कहाँ से कवर कर रहे हैं? इट्स ऑडिबल, आवाज आ रही है सभी को? सरोज, आप क्लास में आज ही आए हैं?
हमारा टॉपिक हम कंटिन्यू लेके चलते हैं। आगे है हमारे पास आर्बिट्रेजर। तो ये टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर कौन कौन से हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। तो 4 पार्टिसिपेंट्स हम स्टडी कर चुके हैं, अब हम चलते हैं हमारे 5th पार्टिसिपेंट्स की ओर। 5th पार्टिसिपेंट के अंदर हमारे पास है आर्बिट्रेजर। तो आर्बिट्रेजर से मतलब क्या है, ये क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में एक ही प्रोडक्ट का सेल या परचेज करते रहते हैं। और इन ट्रांजैक्शन से मतलब क्या है, एक ही समय पर दो डिफरेंट डिफरेंट सेंटर के ऊपर मुद्रा विनिमय के बीच में अंतर आधारित क्रॉस दर या वास्तविक दर के बीच अंतर से लाभ प्राप्त करते हैं। मतलब ये लोग क्या करते हैं, एक ही करेंसी के अंदर काम करते होंगे और अलग अलग सेंटर पर काम करते रहते हैं। वहां से सस्ते में खरीदा और वहां पे हैवी में सेल कर दिया। तो वहां पे जो डिफरेंस आता है ना, तो डिफरेंस की वजह से क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जो लेन देन करते हैं ना, तो इनको बोलते हैं आर्बिट्रेजर। मतलब यहाँ पर सस्ते में खरीद लिया और दूसरी कंट्री के सेंटर पर फालतू में बेच दिया, या वहां से सस्ते में खरीद लिया, यहाँ पे फटाफट काम कर लिया। तो ये भविष्यवाणी नहीं करते हैं, ये रियलिटी में एक ही करेंसी में लेन देन करते रहते हैं। वहां से परचेज वहां सेल, यहाँ से परचेज वहां पे सेल। तो ऐसे बीच बीचोले में काम करते रहते हैं और जो डिफरेंस आता रहता है वहीं से प्रॉफिट कमाते रहते हैं। तो ये आर्बिट्रेजर होते हैं। फिर लिखा भी हुआ देखो, मिस्टर ए है कोई, एक आर्बिट्रेजर है, लोकल मार्केट से सस्ती कीमत पर डॉलर खरीद के और लंदन के मार्केट में बेचकर लाभ कमा लिया। क्योंकि लंदन में मान लो रेट ज्यादा चल रहा है तो वहां पर सेल कर दिया। लोकल मार्केट से खरीदा और किसी फॉरेन कंट्री में सेल कर दिया। प्रोडक्ट तो एक ही था, एक जगह से खरीदा वहां बेच दिया। तो आर्बिट्रेजर। फिर रिटेल पार्टिसिपेंट्स। रिटेल पार्टिसिपेंट्स क्या, रिटेल पार्टिसिपेंट क्या स्पॉट मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हैं। ये आवश्यकता के हिसाब से दलाल या बैंकों से मुद्रा क्रय विक्रय करते हैं और व्यक्तिगत लाभों, पर्सनल बेनिफिट के लिए या बिजनेस के उद्देश्य के लिए विदेशी मुद्राओं की नियमित व्यापारिक गतिविधियों में लगे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे फॉरेन की करेंसी खरीद ली फिर बेच दी, अपने बिजनेस का, इनका बिजनेस यही होता है। तो ये क्या करते हैं, अपने बिजनेस के टारगेट के लिए, मान लो इनका कोई पहले से कोई बिजनेस चल रहा है, अपने बिजनेस के टारगेट को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, बैंकों या दलालों से करेंसी का सेल परचेज करते रहते हैं, फिर इसी कामों में लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने कवर कर लिया है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का टॉपिक। एक बार फिर से रिव्यू ले लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखा कि इसका क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है। फिर इसके हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के कुछ फीचर्स देखे थे। फीचर्स में देखने के बाद हम चले इसके फैक्टर, फॉरेन एक्सचेंज रेट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से रीजन है। तो हमने इसके कुछ रीजन देखे। रीजन देखने के बाद हमने ये देखा कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं। तो हमने पार्टिसिपेंट्स का टॉपिक भी कवर कर लिया। ठीक है, तो एक बात मैं आपको अब बता देता हूं, जो आपका ये जो टॉपिक हमने कवर किया है, ये टॉपिक हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का है। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट का टॉपिक है ये। क्या था, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का एक टॉपिक रुका हुआ था हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का, तो मैंने वो आज कवर करा दिया है। और इसके बाद जो अब टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है, जिसमें हम ऑप्शन कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग, बजटरी या बजटरी कंट्रोल स्टडी करने वाले हैं। और एक टॉपिक मैं आपको और भी बता देता हूं, हमने वो वीडियो अलग से अपलोड भी कर दिया है, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, उसकी जो हमारा अप्रोचेस का टॉपिक चल रहा था, कौन सा था वो, क्लासिकल, नियो क्लासिकल एंड मॉडर्न अप्रोच। अब क्लासिकल अप्रोच तो आपकी डायरेक्ट अपलोड हो चुकी थी इसी फोल्डर में, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के फोल्डर में क्लासिकल अप्रोच तो पहले ही अपलोड हो चुकी थी, क्योंकि क्लासिकल अप्रोच की हमने क्लास लाइव ही ली थी। फिर नियो क्लासिकल और मॉडर्न अप्रोच, ये क्लास हमने अलग से ली थी लाइव, ये क्लास हमने अलग से लाइव ली थी, किसी और सब्जेक्ट के साथ ही ली थी, पर मैंने फिर भी इस टॉपिक को कट करके इस फोल्डर में भी गिरवा दिया है। तो अगर आप नियो क्लासिकल अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच को इस फोल्डर में जाकर स्टडी करना चाहते हो तो वहां पे भी जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो ये वाला सब्जेक्ट हालांकि हमारा कवर हो चुका है, जिसमें अप्रोचेस का टॉपिक भी है।
तो वो देख लेना आप। आई थिंक ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट था, तो वो देख लेना। क्योंकि वो किसी को महंगा बेच देगा ना, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करके। मान लो किसी को फॉरेन करेंसी नहीं मिल रही है संदीप, तो वो उसके ऊपर अपना कमीशन ले लेगा। कुछ लोगों का बिजनेस ही ये होता है, फॉरेन करेंसी के सेल परचेज लोगों को करवा के देना, तो वहां पर वो बेनिफिट ले लेता है। ठीक है। संदीप मान लो मुझे ही चाहिए, मेरे को कहीं से अवेलेबल नहीं हो रहा, अब तुम डील कर रहे हो तो तुम मेरे को फालतू बेचने वाले हो ना। मेरी तो मजबूरी है अभी ट्रेडिंग करना।